दोस्तों आखिरकार सोनम रघुवंशी का पता लग ही गया। उसे 8 जून की रात गाजीपुर के एक ढाबे से पकड़ लिया गया। क्या सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया? अगर मर्डर करवाया भी तो इसके पीछे मोटिव क्या था? मर्डर करने वाले कौन थे? इन सारे सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मेघालय पुलिस ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह क्लियर कर दिया कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति का कत्ल करवाया। यह बात भी निकल कर आ रही है कि सोनम का इंदौर के एक लड़के राजा कुशवाहा के साथ अफेयर था। इस मामले में अब तक 4 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन पूरा देश इस वक्त यही पूछ रहा है कि अगर सोनम का शादी से पहले अफेयर था भी, अगर उसे राजा रघुवंशी से शादी नहीं भी करनी थी, तब भी उसका मर्डर क्यों करवाया? खैर, यह सवाल है कि जिनके जवाब पुलिस कुछ दिनों में ढूंढ ही लेगी। लेकिन सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। तो दोस्तों, यह बात पिछले 1 साल अक्टूबर की है। रामनवमी का दिन था और राजा रघुवंशी का सामाजिक भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते हैं। सोनम की फैमिली वाले ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी का डिटेल्स पढ़ा, उन्हें लगा लड़का अच्छा है। एक तो राजा कमाता भी अच्छा है और दूसरा और इंदौर का ही रहने वाला है। उसके बाद सोनम की माँ राजा के घर फोन आया, वो लोग मिलने आए, फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की जिससे उसके पूरे परिवार को समझ जाना चाहिए था। अगर ये बात समझ गए होते तो यह जान नहीं जाती। राजा ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ एक फिल्म देखने जाना चाहते थे। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा की माँ फोन करती है और राजा की माँ ने उससे पूछा, तो उसने बताया कि ऑफिस में बिजी होती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती हूँ। फिर आया 10 मई 2025 का वो दिन, जिस दिन दोनों की शादी हो गई। दोनों का परिवार खुश था, मगर यहाँ पर ट्विस्ट आया। राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वो प्रोग्राम उसे टालना पड़ा। लेकिन तभी सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट करा दी। जब सोनम ने ऐसा किया तो राजा भी हैरान हुआ। उसने अपनी माँ को बताया कि सोनम ने मेघालय की टिकट कराई है। इसके बाद राजा को ना चाहते हुए भी मेघालय जाना पड़ा। दोनों पहले बेंगलुरु से कनेक्टिविटी फ्लाइट लेकर 20 मई को गुवाहाटी पहुंचे। वहां पे माँ कामाख्या के दर्शन किए। फिर 22 मई को सुबह गुवाहाटी से मेघालय निकल गए। शिलांग पहुंचकर चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में चेक इन किया। उसी दिन स्कूटी लेकर आसपास घूमने भी निकल गए। फिर आया, हम मां कामाख्या के दर्शन किए। फिर 22 मई को सुबह गुवाहाटी से मेघालय निकल गए। शिलांग पहुंचकर चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में चेक इन किया। उसी दिन स्कूटी लेकर आसपास घूमने भी निकल गए। और फिर आया 23 मई का दिन। 23 मई को सुबह 5:30 बजे उन्होंने होम स्टे या होटल कह लें, उसे चेकआउट कर दिया। ये देखकर होटल वाला भी हैरान था कि इतने सुबह चेकआउट कौन करता है। फिर इसी दिन ये लोग चेरापूंजी से 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल देखने गए। वो भी तब जब उस जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ था। और जिस रास्ते से ये गए वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। अब जिस दौरान ये लोग वाटरफॉल के पास जा रहे थे, तभी सोनम की सास का फोन आया। सोनम ने बताया कि हम एक वाटरफॉल के पास गए थे, यहाँ खड़ी चढ़ाई है, हम एक कैफे के पास रुके थे। जिस दौरान ये बातचीत हुई तब दोपहर के 1:30 बजे थे। इसके बाद दोपहर 2 बजे राजा के घर वालों ने फिर से फोन करना स्टार्ट किया। तब राजा का फोन स्विच ऑफ आना स्टार्ट हो गया। सोनम से बात करने की कोशिश की, मगर उसका भी फोन बंद आया। दिन में दोबारा बात करने की कोशिश की गई, तब पर भी फोन नहीं लगा। इस पर राजा के घर वालों को घबराहट हुई, लेकिन उन्हें लगा कि पहाड़ी इलाका है, हो सकता है नेटवर्क आना बंद हो गया हो, फोन स्विच ऑफ हो गया हो। इसलिए उस शाम उन्होंने इतना पैनिक नहीं हुए। फिर स्कूटी वाले ने बताया कि हाँ, इन लोगों ने मुझसे स्कूटी ली थी, लेकिन ये अभी तक स्कूटी लेकर वापस नहीं आए। यह सुनकर सोनम और राजा की राजा फैमिली के वाले भाई और ने घबरा शुरू में गए। बताया कि जब अगले दिन उन्होंने सोनम शिलांग और पुलिस राजा से का 5 कंप्लेंट की फ्लाइट तो उन्होंने पकड़कर ज्यादा गुवाहाटी के रास्ते शिलांग आ गए।
राजा के भाई ने शुरू में बताया कि जब उन्होंने शिलांग पुलिस से कंप्लेंट की तो उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर सोनम और राजा के घर वालों ने इंदौर कमिश्नर से इसकी शिकायत की। फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से बातचीत की। मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक पहुंचा। उसके बाद मामले में तेजी आई। मेघालय पुलिस ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स समेत इंटेलिजेंस की टीम को रिसर्च ऑपरेशन में लगाया। सबसे पहले इन्हें इन लोगों की एक लावारिस स्कूटी मिली। पता लगा कि यह वही स्कूटी है जो सोनम और राजा ने रेंट पर ली थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। यह लोकल गाइड ने बताया कि सोनम और राजा को अपनी सर्विस ऑफर की थी, लेकिन उन लोगों ने कोई और गाइड लिया। मगर तभी गाइड ने एक ऐसी बात बताई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। गाइड ने बताया कि उन दोनों के साथ 3 लोग और थे जो उनसे हिंदी में बात कर रहे थे। अब मेघालय जैसी जगह पर तो कोई हिंदी में बोल नहीं सकता। कोई लोकल आदमी टूरिस्ट के साथ अगर बात भी करता तो उसका लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज की तरह लगता। जो उसका बात करने का तरीका से पता लग रहा था कि वो लोकल नहीं है। लेकिन गाइड ने बताया कि वो तीनों लोकल नहीं थे। फिर भी उनको लगा कि हो सकता है ये लोकल हो, लेकिन कंफर्म करने के बाद पता चला कि वो सारे इंदौर के थे। आखिरी बार जब सोनम अपने हस्बैंड राजा के साथ वाटरफॉल की तरफ जा रही थी तभी सोनम पीछे थी और तीनों लोग राजा के साथ ही थे। अब ये बात भी हैरान करने वाली है कि जिस जगह वाटरफॉल है उसे सेफ नहीं माना जाता। यहाँ अक्सर बाहर से आने वाले लोग के साथ लूटपाट होती रहती है। कुछ साल पहले तो हंगरी से आए एक टूरिस्ट की भी मौत हो गई थी। ये एरिया बाहरी लोगों के लिए अनसेफ है। जबकि राजा और सोनम का भाई उन्हें ढूंढते हुए जिस जगह पर आए थे वहां के लोकल लोगों ने कहा कि आप नाइट स्टे यहाँ पर मत करो। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि वो तीनों अनजान लोग अचानक ऐसी जगह पर जहां राजा और सोनम के साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गए। लेकिन अब भी पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। तभी जांच के दौरान 27 मई को 2 बैग पहाड़ी में मिले। यह बैग उस जगह से काफी दूर थे जहां इन दोनों की स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी। फिर 3-4 दिन बाद बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन बार बार रोकना पड़ा। फिर आया दोस्तों 2 जून का दिन। पुलिस और रेस्क्यू टीमों सोनम और राजा से जुड़ा सुराग ढूंढने में लगी टीम थी। वहां पहुंची तभी तो रेस्क्यू वो टीम को एक आदमी एक की डेड बॉडी पहाड़ी के नीचे खाई में कुछ दिखाई दिया। टीम वहां पहुंची तो वो एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी, मगर वो इतनी खराब हालत में थी कि उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल था। बॉडी को अस्पताल लाया गया। तभी राजा के भाई को उस शव की पहचान करने के लिए बोला गया। बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरे की देखकर भी पता नहीं बता पाना पॉसिबल नहीं था। तभी राजा के भाई की नजर उस बॉडी के कलाई पर पड़ी। वहां पर एक टैटू गुदा हुआ था, उस पर राजा का नाम लिखा हुआ था। वो टैटू देखते ही राजा का भाई रोने लगा। कंफर्म हो गया कि ये लाश राजा की ही है। फिर 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि यह हादसा नहीं बल्कि किसी ने तेज हथियार से राजा का मर्डर किया है। पुलिस को पता लगा कि पेड़ काटने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई है। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि सोनम कहाँ थी। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। शक हो रहा था कि क्या सोनम की भी हत्या कर दी गई है। क्या सोनम को किसी गैंग ने बेचकर उसे बांग्लादेश भेज दिया है, या सोनम ही बल्कि किसी ने तेज हथियार से राजा का मर्डर किया है। पुलिस को पता लगा कि पेड़ काटने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई है। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि सोनम कहाँ थी। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। शक हो रहा था कि क्या सोनम की भी हत्या कर दी गई है। क्या सोनम को किसी गैंग ने बेचकर उसे बांग्लादेश भेज दिया है, या सोनम ही अपने पति राजा का मर्डर किया है। वहां लेकिन अपने ही पति की मर्डर वाले बात एक ऐसी बात हो जाती है जो किसी को बोलने में हिम्मत नहीं कर पाता। क्योंकि कोई पत्नी आखिर क्यों ही शादी के 3 हफ्ते में ही अपने पति का हत्या करवा देगी। लेकिन सोनम से जुड़ा कोई सुराग ना मिलने से
सस्पेंस लगातार बना हुआ है। मेघालय पुलिस को अपनी जांच में पता लगा कि सोनम के पास एक नंबर और था और मोबाइल टावर कॉल डिटेल्स से पता लगा कि उसे लोकेशन से इंदौर कई बार फोन किए गए। यह अपने आप में एक बड़ा सबूत था। इसके बाद मेघालय पुलिस ने एमपी और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही स्टेट में अलग अलग जगह छापेमारी कर 4 लोगों को पकड़ लिया। फिर 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर में एक लड़की मिली। उसने काले रंग की टी शर्ट और लोअर पहन रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे देखकर लग रहा था कि कई दिनों से सोई नहीं है। तभी उस लड़की ने ढाबे वाले का फोन करके उस ढाबे वाले का फोन लेकर अपने घर अपने भाई को फोन लगाती है और फोन लगाकर रोने लगी और बिना कुछ बताए कॉल कट गया। फिर वापस सोनम का भाई कॉल करके ढाबे वाले से बात किया और उसे बोला कि तुम फौरन पुलिस को कॉल करो। ढाबे वाले ने पुलिस को फोन किया। सोनम ने अपने पहचान बताई तो पुलिस को फौरन समझ में आ गया कि यह वही लड़की है। जिसके बाद पुलिस ने अपने साथ सोनम को लेके गई और जहां राजा का भाई खुलकर ये बोल रहा है कि सोनम ही मेरे भाई का कातिल हो सकती है। वही सोनम के फादर का कहना है कि एक ही साजिश है। मेघालय पुलिस उनकी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रही है। वो इस मामले में भी सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सवाल यह है कि आखिर क्या हुआ। मेघालय पुलिस ने क्लियर बोल दिया है कि सोनम ने ही भाड़े के हथियारों से अपने पति का कत्ल करवाया है। तो अब तक तो यही लगता था कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजा रघुवंशी अगर 23 मई को गायब हो गए और ये मान भी ले कि उनकी पत्नी सोनम को पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, तो सोनम उसी दिन मेघालय पुलिस को उसकी शिकायत कर सकती थी। अगर वो 8 जून की रात किसी मोबाइल लेकर अपने भाई को कॉल कर सकती हैं तो यही काम वो पहले कर सकती थी। 17 दिनों तक ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसने किसी को कॉल क्यों नहीं किया? यह कई इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा सवाल, हत्या के शक में जो लोग भी पकड़े गए हैं वह सभी के सभी इंदौर के हैं। पकड़े गए लोग में एक राजा कुशवाहा सोनम का दोस्त भी बताया जा रहा है। क्या यह भी इत्तेफाक है? ऊपर से सोनम का शादी से पहले राजा में इंटरेस्ट ना लेना, बिना राजा से पूछे मेघालय का टिकट करा देना, फिर मेघालय में भी एक ऐसी जगह घूमने जाना जहां टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है। ये सारी बातें बहुत ज्यादा शक पैदा करती हैं। लेकिन एक बात जो हर किसी को हैरान कर दे रही है, भाई अगर सोनम का कहीं अफेयर था भी और वह शादी के लिए तैयार नहीं भी थी, तब भी उसे अपने पति का मर्डर करवाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको शादी से प्रॉब्लम है तो आप घर से चले जाएं, अपने पति से खुलकर बोल दें। और अगर आपको जबरन शादी से कोई नाराजगी है तो उसका गुस्सा अपने पति पर क्यों निकाल रही हो? उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? आप सोचकर देखिए, एक सीधा साधा लड़का जो अपने माँ बाप के कहने पर बिरादरी में शादी करता है और फिर वाइफ जहां घूमने के लिए बोलती है वहां चला जाता है। हनीमून पर घूमने के दौरान कुछ लोग उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और उस बेचारे को यह पता तक नहीं चलता कि उसकी गुनाह क्या था, उसकी दुश्मनी किससे थी। और ऐसे नहीं पता यह कैसी सोच है, मगर इस सोच ने आज हजारों लाखों लोगों को डरा दिया है। बाकी दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। क्या लगता है? तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ऐसे लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस पे अपडेटेड न्यूज मिलते रहेंगे। जय हिंद।